सपना इन प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए ढलान से थोड़ा उतरकर एक दरख्त के सहारे टिककर खड़ी हो गई और प्रकृति के उन अनोखे नज़ारों में खोकर रह गई। पूरे चांद की रात थी। पेड़ों पर, पहाड़ी पर, नीचे घाटी में सब तरफ चांदनी पसरी पड़ी थी। आकाश साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। हर ओर निस्तब्धता छाई हुई थी, पर सपना को उस खामोशी में भी कोई अनजाना संगीत गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। सपना पर एक मधोसी सी छा रही थी। उसका सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उसके मुकेश चांदनी का अक्स पाकर झिलमिला रहे थे, जैसे मानो सितारे जमीन पर टिमटिमा रहे हों। दरख्त से सटकर खड़ी वह भी उस चांदनी रात का हिस्सा लग रही थी। जाने कब तक वह यूं ही खुमारी में डूबी सी खड़ी रही। सहसा उसे महसूस हुआ कि वह वहाँ अकेली नहीं है, किसी की निगाहों का मरकज़ थी। वैसे भी लड़कियों में सिक्स सेंस बहुत प्रबल होती है। फिर सपना तो सपना है। उसने नज़रें घुमाई तो कोई नहीं था, पर तभी उसकी नज़र पास के एक उभरे पत्थर पर बैठे सिद्धार्थ पर पड़ी। जाने ना जाने वह कब से निर्विमेष उसे देख रहा था। सपना का दिल जोरों से धड़क उठा। शायद ये इस रूमानी माहौल का असर था। सिद्धार्थ को देखते ही वह तेजी से दरख्त के पास से हटी और ढलान पर चढ़ने लगी। तभी अचानक उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराकर फिसला। अगर उसी क्षण आगे बढ़कर सिद्धार्थ उसे ना संभाल लेता तो न जाने वह उन खतरनाक ढलानों से गिरकर किन अनंत गहराइयों में खो जाती और उसका कोई पता भी नहीं चलता। वह एक बार फिर उन मजबूत बाहों के बंधन में थी। इसी बंधन ने तो उसकी कुंवारी रातों के सपने चुरा लिए थे। उसने छूटने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वह यही चाहती थी। सिद्धार्थ उसे यूं ही बाजुओं में जकड़े खड़ा रहा और उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। पूरे चांद की रोशनी में सपना उसे बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सिद्धार्थ भी जैसे चाह रहा हो कि यह पल यहीं रुक जाए। बहुत देर तक जब अपनी आंखें नहीं खोली और यूं ही खड़ी रही, तो वह धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, आप गिरती बहुत हैं, कब तक यूं ही संभालता रहूँगा आपको। जिंदगी भर। सपना का रोम रोम चीख रहा था, पर वह मुँह से कुछ न कह सकी। उसके चेहरे पर लाज और शर्म की अबीरी रंग उतर गया। सिद्धार्थ ने उसे बराबर से खड़ा किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। सपना आवाज़ सी खड़ी थी। उसका सारा जिस्म थरथरा रहा था। सिद्धार्थ ने हौले से उसका माथा चूमकर उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। सपना अपने कमरे की ओर भागी। उसकी चाल में कंपन था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि सिद्धार्थ उसी की ओर देख रहा है, पर फिर भी वह पलट कर देखने की हिम्मत न जुटा सकी और अंदर अपने कमरे में आकर लंबी सांसें भरने लगी। सिद्धार्थ भी अपने बालों पर हाथ फिराकर मुस्कुराता हुआ होठों को गोल बनाकर एक प्यारा सा गीत गुनगुना उठा। अगली सुबह रास्ता खुल चुका था। सपना सिद्धार्थ से आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ आज बहुत खुश था। उसकी आवाज़ भीनी गुनगुनाहट में बदल चुकी थी। संध्या अपने में मगन थी और फ़ोन पर शिरीष को आगे का हालचाल बता रही थी। रोशन जी सिद्धार्थ से कुछ कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सिद्धार्थ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। बाकी उसका पूरा ध्यान सपना पर था, जो उसे फ्रंट मिरर से देखे जा रहा था। रास्ता लंबे होने के साथ सिद्धार्थ और सपना दोनों के लिए सुखद हो गया था। दोनों की स्थिति लगभग एक समान थी। मन में प्यार के अंकुर प्रस्फुटित हो चुके थे। आंखों की आंख मिचौली शीशे के माध्यम से जारी थी। इसी तरह मन ही मन बातचीत करते हुए वह सब श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचकर संध्या व उसके पिता शिरीष और उसके परिवार के साथ व्यस्त हो गए। अचानक से सपना को वहाँ अकेलापन लगने लगा। तभी रोशन जी को ख्याल हुआ कि उनके साथ सपना भी आई है। नई नई रिश्तेदारी में वह सब कुछ ज़्यादा ही रम गए थे और संध्या का तो पूछना ही क्या। वह तो ऐसे ही दिन रात शिरीष पुराण में लगी रहती। अब तो वह उसके नज़रों से सामने थी, तो उसे कोई होश ही नहीं थी कि वह अपने साथ सपना को भी लेकर आई है। शिरीष ने सपना से औपचारिकता की और धीरे से संध्या को लेकर वहाँ से गायब हो गया। सपना को संध्या पर बहुत तेज गुस्सा आ गया, पर वह वहाँ कुछ नहीं कर पा रही थी। हालांकि पूरा परिवार उसका जाना सुना था संध्या के एंगेजमेंट में आने की वजह से, फिर भी उसका चेहरा उतर गया। ऐसे में रोशन जी ने जब सपना को देखा तो वह सिद्धार्थ के पास आकर विनीत भाव से सपना को कश्मीर घुमाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसे सिद्धार्थ ने सहज स्वीकार कर लिया।
अब भाई अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। और सिद्धार्थ को तो आंखों के साथ साथ दोनों हाथों में लड्डू भी मिल रहे थे, तो ऐसे मौके को उसने तुरंत लपक लिया। अगले दिन सपना ने कश्मीरी कढ़ाई वाली हरे रंग की सलवार कुर्ती को पहनकर साथ में ओवरकोट लिए बाहर निकली। सिद्धार्थ उसे देखता रह गया, खासकर उसके कानों में लटकते हुए चांदी के लंबे झुमकों को। वह देख रहा था कि वे बार बार सपना के गालों को छू रहे थे और शायद सिद्धार्थ को इससे जलन हो रही थी। आज सिद्धार्थ भी कम ड्रेसिंग नहीं लग रहा था। ब्लैक कार्गो पैंट्स, उसके ऊपर फुल स्लीव की टी शर्ट और साथ में ओवरकोट, इतना काफ़ी था सपना की जान सुखाने के लिए। एक नज़र उस पर डालकर सपना ने रोशन जी और माया जी से घूमने की इजाज़त ली और संध्या के बारे में पूछा। उन्होंने बताया संध्या सुबह सवेरे ही सीरीज़ के साथ उसके जन्मदिन का आयोजन स्थल देखने गई है। सपना ने सबसे इजाज़त लेकर बाहर की तरफ रुख किया, जहाँ सिद्धार्थ गाड़ी में अपनी आंखों पर गॉगल को लगाए उसका इंतजार कर रहा था। सपना उसे देखते ही ठिठक गई। उसके दिल ने फिर से बगावत करनी शुरू कर दी थी। तभी सिद्धार्थ ने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। सपना जैसे नींद से जागी और उसने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। धीरे से आकर वह सिद्धार्थ की बगल वाली सीट पर बैठ गई। सिद्धार्थ चश्मे के भीतर से लगातार घूरे जा रहा था। सपना सकपका गई। सिद्धार्थ ने इशारे से उसे सीट बेल्ट लगाने को कहा। सपना ने हाँ में सिर हिलाया और सीट बेल्ट लगाने लगी। लेकिन ये क्या हुआ? जो सपना सिद्धार्थ के ख्यालों में दिन रात खोई ही रहती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी, आज उसके सामने ही नर्वस सी हो रही थी और वह सीट बेल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। सपना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस पर टिका दी। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से सीट बेल्ट लिया और उसे टक कर दिया। सीट बेल्ट लगाते ही सिद्धार्थ ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसा ही दिया, इस तरह घबराएंगी तो कैसे काम चलेगा। यह कहकर सिद्धार्थ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और गाड़ी में यही गाना भी बजा दिया। फिर वह पूरा 1 हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। दोनों सुबह सवेरे निकल जाते और रात को घर लौट के आते। उनके प्रेम की गवाह थी खामोश डल झील, जिसकी लहरों पर अटखेलियाँ करते शिकारे में एक दूसरे के आगोश में गुम हो जाते थे। कब सुबह से शाम हो जाती उन्हें पता नहीं चलता। एक दूसरे के आगोश में सिमटे लंबी लंबी बातें करते, जहाँ सिद्धार्थ चुपचाप गहरी नज़रों से सपना को देखता और सपना बातें करती रहती। बातों के बीच में जब वह सिद्धार्थ को अपनी ओर गहरी नज़रों से देखता पाती तो शर्माकर उसकी बाहों में सिमट जाती और अपने आप को छुपा लेती। सिद्धार्थ भी हंसकर उसे हौले से अपने सीने से लगा लेता और अपने मजबूत आगोश में छुपा लेता। इधर संध्या सीरीज के साथ अपने दिन को बहुत एंजॉय कर रही थी। 2 प्रेमी जोड़े दीन दुनिया से बेखबर अपने आप में मगन थे। जहाँ सीरीज संध्या के प्यार में डूबा रहता, वहीं सपना सिद्धार्थ के प्यार में। कश्मीर की वादियों में बर्फ से ढकी चोटियों और डल झील के शिकारे, हाउस बोट, उन दोनों ही प्रेमी जोड़े के प्यार की गवाह बन रहे थे। जहाँ एक जोड़ा अपने आधे सफ़र को पूरा कर चुका था, वहीं एक जोड़ा अपने प्यार की मंजिल को पाने की पुरजोर कोशिश में नित नई ऊंचाइयों की कस्में वादे के साथ पूरा कर रहा था। सपना सिद्धार्थ से बेइंतहा प्यार करने लगी, वहीं सिद्धार्थ हर पल उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता था। सपना के पैर जमीन पर नहीं थे और वह उन वादियों में खुलकर कह सकती थी। सीरीज के जन्मदिन पर सबने मिलकर खूब धमाल मचाया। केक काटने के बाद कपल डांस, जहां संध्या और सीरीज ने एक मनभावन प्रस्तुति की, वहीं सपना और सिद्धार्थ ने अपने प्यार को शिद्दत से महसूस किया। सपना ने अपने डांस के लिए गाना बहुत ही अच्छा पसंद किया था। उसके डांस के गाने के बोल थे, आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। 1 हफ्ते बाद जब सपना को वापस जाना था, संध्या अभी कुछ दिन मामा मामी के पास रुक रही थी। साथ में उसके माँ पिता भी शादी की तैयारियों के लिए। सपना अकेले वापस लौट रही थी। ऐसे में वह बहुत सुस्त थी। सिद्धार्थ भी खामोश था। सबसे मिलकर सिद्धार्थ सपना को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सपना उदास मन से सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद की हुई थी। सिद्धार्थ गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ भगा रहा था। आखिर उसने कह ही दिया, सपना ऐसे कैसे चलेगा यार, खुशी मन से घर जाओ। अब तुम ऐसे करोगी तो फिर मैं कैसे काम में मन लगा पाऊंगा।
सपना ने उससे दिल्ली आने का प्रॉमिस लिया। वह जल्द से जल्द सिद्धार्थ को अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहती थी। उसे यकीन था कि उन्हें भी सिद्धार्थ उतना ही पसंद आएगा। सिद्धार्थ ने गाड़ी रोककर उसके दोनों हाथों को पकड़ा और अगले हफ्ते दिल्ली आने का वादा किया। सपना ने भरी आंखों से उसे थैंक यू कहा। सिद्धार्थ ने अपने हाथों में उसके चेहरे को थामा और उसकी दोनों आंखों पर अपना स्नेह अंकित कर दिया। सपना लाश से गठरी हुई उसकी बाहों में समा गई और शिद्दत से उसे महसूस करने लगी। सिद्धार्थ का भी यही हाल था। फिर गाड़ी आगे बढ़ाकर उसे उसके मंजिल पर छोड़ सिद्धार्थ वापस चला आया। दिल्ली वापस आकर सपना बहुत खुश थी और साथ में दुखी भी थी। अब खुश क्यों थी ये तो आप जानते हैं और दुखी ये भी जान रहे हैं। अरे भाई, खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिद्धार्थ आ चुका था और दुखी इसलिए कि अब बस सिद्धार्थ के बिना थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उससे वादा किया था कि वह दिल्ली जल्द से जल्द आएगा। फ़ोन पर लगातार एक दूसरे से बातें करते हुए रातों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। सपना रात रात भर फ़ोन कर सिद्धार्थ से बातें करती और उसी में सो भी जाती। जब सपना की आवाज़ खनकती चहकती हुई से हूँ हाँ में तब्दील होने लगती, तब सिद्धार्थ समझ जाता कि अब यह सोने वाली है और थोड़ी देर में वह भी बंद हो जाती। उसे एक प्यारा सा गुड नाइट मैसेज भेजकर वह भी मुस्कुराते हुए सो जाता है। पूरे 2 महीने के बाद आज सपना बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कारण सिर्फ एक, आज उसका सिद्धार्थ दिल्ली आ रहा था। इतने दिनों से फ़ोन पर बातचीत ने उसके चेहरे की सुर्खियों को और बढ़ा रखा था। अब सपना बहुत खुश रहती थी। दादी माँ और शोभा जी भी उसे खुश देखकर खुश रहती थी। इस बीच सपना ने सिद्धार्थ के बारे में घर वालों को बता दिया था और आज वह फाइनली दिल्ली आ रहा था। इस दूरी ने सपना की सिद्धार्थ के प्रति उसकी मोहब्बत को दीवानगी में बदल दिया था। इतने दिन सपना ने कैसे काटे यह उसका दिल ही जानता था। उसके बिना एक एक पल काटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सिद्धार्थ की प्यार भरी बातें उसे संभाले हुए थीं, जो अक्सर रात रात भर फ़ोन पर होती थीं। कितनी बार सपना जब उदास होती थी तो कह उठती थी, सामे गम की कसम आज गमगीन हम, आ भी जा आज मेरे सनम। आज शोभा जी से कहकर उसने सिद्धार्थ की पसंद की लगभग सारी चीज़ें बनवा डाली। बार बार खुद को आईने में निहार रही थी। हल्का पीला चूड़ीदार सूट उस पर बेहद फब रहा था। कानों में चांदी के लंबे झुमके उसकी बारीक सिल्वर कढ़ाई से मैच कर रहे थे और बाल वे तो सदाबहार थे ही। आखिरकार दरवाजे की घंटी बज उठी। सपना ने लगभग दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने सिद्धार्थ के साथ संध्या भी खड़ी थी। वह खुशी से संध्या के गले लिपट गई। तू कब आई जम्मू से? आज ही सिद्धार्थ भाई के साथ ही लौटी हूँ, संध्या बोली। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर राजेश जी और शोभा जी के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीष दिया और राजेश जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कैसे हो बेटा, प्रताप नहीं आया? सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ अंकल, माँ पापा 2 दिन बाद इंडिया पहुँच रहे हैं। सपना हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अवाक से खड़ी थी। राजेश जी मुस्कुराकर बोले, ये मिंटू है, मेरे दोस्त प्रताप का बेटा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सपना को सब कुछ पुराना याद आने लगा। कैसे उसके माँ पिता शादी के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे और वह स्वयंवर पर अड़ी हुई थी। उसे अपने चारों तरफ साजिश की महक आने लगी। तभी संध्या मुस्कुराकर बोली, पगली, तू क्या समझती है मैं तेरे दिल का हाल नहीं जानती? सपना आज कचाई सी खड़ी सबका मुंह देख रही थी। संध्या ने उसे झकझोरा, सपना कहाँ खोई हुई है? सपना मानो नींद से जागी हो। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। नो अरेंज मैरिज। अरेंज कहाँ है? ये तो स्वयंवर है बेटा, राजेश जी और शोभा जी प्यार से बोले। दादी बोली, क्यों बेटा, अब गले में हाथ डाल ही दे। सपना हैरानी से सबको देख रही थी। सब मिले हुए हैं। उसने कहा, संध्या तू भी यही चाहती थी? सिद्धार्थ को तुमने स्वयं चुना है। संध्या उसकी तरफ देखकर हौले से आंख दबाकर बोली। फिर सिद्धार्थ की तरफ रुक करके बोला, क्यों जीजा जी, कैसी रही? अब सपना को चक्कर आने लगे थे ये सब सुनकर, और संध्या हंसते हुए अंदर की तरफ भाग गई, जहाँ उसे खाने पीने की तैयारी और मुकम्मल करनी थी शोभा आंटी के साथ मिलकर। राजेश जी अपने दोस्त प्रताप के साथ
बात करने लग गए। दादी अपने कमरे में, अब सामने सिर्फ सपना और सिद्धार्थ रह गए। सिद्धार्थ आगे बढ़कर सपना का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और धीरे धीरे उसे समझाने लगा। सपना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बस यही पूछा, तुम संध्या के कजिन नहीं? सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं संध्या का कजिन नहीं हूँ। सिद्धार्थ आगे बोला, तुम्हारे स्वयंवर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अंकल के साथ साथ मम्मी पापा, संध्या के मम्मी पापा, मामा मामी सबने मिलकर एक छोटा सा नाटक किया ताकि तुम मेरी हो जाओ। और वैसे भी जब मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई गई थी, मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन जब मुझे तुम्हारी इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के बारे में पता चला तो मैंने कहा यह भी ज़रूर पूरा किया जाए, और फिर मैंने ही ये नाटक रचा। सपना ने पूछा, फिर रेनू का क्या हुआ? सिद्धार्थ, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उससे मैंने ये नाटक करने को कहा था, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम था मेरे चार्म से तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। सपना नाराज होकर बोली, इस बीच जो मेरा दिल टूटा और अंदर जाकर मैं किसी से दिल लगा लेती तो? तभी तो संध्या को तुम्हारे इर्द गिर्द रखा ताकि तुम मेरे में ही उलझ कर रहो। क्या मुझे नहीं पता कि तुम मुझे हर जगह ढूंढ रही थी, हर सोशल साइट पर, और मैंने तुम्हें चुपके से मेरी तस्वीर लेते हुए भी देख लिया था। तुम समझ रही थी कि तुम चुपके से ले रही हो, लेकिन वह मैं जानबूझकर तुम्हें दे रहा था। सपना, इतना बड़ा ड्रामा? सिद्धार्थ ने हंसकर उसे गले लगाया। तुमने भी तो कम ड्रामा नहीं किया। चलो फटाफट मेरे गले में बाहों का हार डालकर स्वयंवर की रस्म को पूरा करो। अब और इंतजार मुझसे नहीं होता। सपना शर्मा गई और उसके मजबूत बाजुओं में समा गई। सिद्धार्थ ने कसकर उसे गले से लगा लिया। दूर कहीं गाना बज रहा था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सारे गिले शिकवे भुलाकर सपना अपने आने वाली खुशियों के बारे में विचार करने लगी। सिद्धार्थ के गले लगे लगे न जाने कितने ख्वाबों को बुन गई। जब संध्या ने आकर धीरे से गले को साफ किया तब वह छिटककर सिद्धार्थ की बाहों से दूर हुई। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पकड़कर फिर से अपने गले लगा लिया और पूछा, क्यों साली साहिबा, क्या दिक्कत हो गई आपको? संध्या हंसते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जीजा, पर वह क्या है ना, अब आप हो चुके हैं इस घर के दामाद, तो आपकी होने वाली सासू माँ ने आपको अंदर बुला भेजा है। भाई, कुछ खातेदारी भी तो करनी है, आपको भी तो पता चले ससुराल की मेहमान नवाजी क्या होती है। तो क्या आप यहाँ से तशरीफ़ उठाएंगे और अंदर चलने का कष्ट करेंगे जीजा जी? जीजा जी पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया संध्या ने। सिद्धार्थ भी एक आज्ञाकारी बालक की तरह सासू माँ के आदेश को सुनते ही तुरंत खड़ा हुआ और अंदर की तरफ चलने लगा। तभी लपक कर सपना ने उसका हाथ पकड़ा और मुंह बनाकर बोली, ये क्या है, तुम मेरे साथ भी तो चल सकते हो। सिद्धार्थ उसके इस बचपने पर मनी मन हंस पड़ा। फिर उसका हाथ थामकर संध्या के बताए रास्ते पर अनुसरण करते हुए अंदर की तरफ चला गया, जहाँ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अंदर जाकर जब सपना ने देखा कि टेबल पर सभी विराजमान हैं, तो वह एक झटके में सिद्धार्थ का हाथ छोड़कर संध्या के पास खड़ी हो गई और सिद्धार्थ उसकी इस हरकत पर फिर से सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। शोभा जी भी सपना की इस हरकत पर मनी मन मुस्कुरा उठी और फिर उन तीनों को डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया। एक और जहाँ राजेश जी अपने दोस्त प्रताप से बातें करने में व्यस्त थे, वहीं शोभा जी आज सारे पकवान जो उन्होंने रच रच कर बना डाले थे सपना की फरमाइश पर सिद्धार्थ को खिलाने में व्यस्त थीं। और सपना सिद्धार्थ की बगल में बैठी बस सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी सिद्धार्थ धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कह दिया, अब शर्माना छोड़ भी दो, इसलिए मैं अकेले आ रहा था। तुम्हें ही बहुत शौक था हाथ पकड़ कर आने का। अब माँ की आंखों का सामना करो और दादी को जवाब दो। और मुस्कुराते हुए वह खाना खाने लगा। सपना मनी मन चिढ़कर बोली, हाँ तो पहले नहीं बता सकते थे कि अंदर ये भी होगा। मैंने एक बार कह दिया तो हाथ पकड़ कर चल दिए, बड़े आए। और वह भी अपना खाना चुपचाप खाने लगी। सपना की इस हरकत पर जहाँ दादी माँ, शोभा जी, राजेश जी, संध्या और सिद्धार्थ मनी मन मुस्कुरा रहे थे, वहीं सपना आंखें नीचे किए बस किसी तरह से अपना खाना ख़त्म करने की जुगाड़ में थी। और थोड़ी देर बाद आखिरकार सब ठठाकर हंस पड़े
और सपना शर्माते हुए अपने कमरे में भाग गई। दिन बीतते जा रहे थे। सपना की पढ़ाई अभी इनकम्प्लीट थी, तो सबने मिलकर सोचा सगाई कर लेते हैं, फिर शादी पढ़ाई के बाद। लेकिन सपना ने कह दिया कि नहीं, वह पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही वह सगाई और शादी कुछ भी करेगी। इस तरह सपना वापस लंदन चली गई, जहां उसे अपने बचे हुए सेमेस्टर एग्ज़ाम को देना था और फिर अपनी नई दुनिया बसानी थी। अब वह पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब नहीं रहती और बहुत खुश रहा करती थी। सिद्धार्थ बीच बीच में उससे मिलने आता। दोनों मिलजुल कर घूमते, आने वाले दिनों की बातें करते तथा अपने भविष्य को कैसे उड़ान देना है उसमें डूबते। सिद्धार्थ सपना को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। खरीदारी के लिए उसने कुछ वेस्टर्न कपड़े ही वहाँ से खरीदे। बाकी के लिए उन्हें वापस सिर्फ अपने भारतवर्ष पर ही भरोसा था, जहाँ वह एक भारतीय परंपरा से अपनी शादी को करना चाहते थे। कुछ ही महीनों में सपना की परीक्षा समाप्त हो गई और वह वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। लौटने से पहले उसने सिद्धार्थ से बात की। सिद्धार्थ ने उसे बता दिया कि वह उसके साथ नहीं जा पाएगा, अभी वह व्यस्त है। बुझे मन से वह वापस जा रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वहाँ उसे मुस्कुराता हुआ सिद्धार्थ दिखा। वह भागकर उसके गले लग गई और शिकायती लहजे में कहा, ये क्या है? सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा। यह जो तुम्हारी शिकायत है, इतने अनोखे अंदाज में, उसे मैं कैसे मिस कर सकता था, इसलिए पहले नहीं बताया। मैं भी साथ चल रहा हूँ। टिकट उसका सिद्धार्थ ने ही कराया था। अपनी टिकट के बारे में उससे छुपा लिया था। फिर भी सपना के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सिद्धार्थ भी चलेगा, नहीं तो कम से कम एयरपोर्ट तक तो आएगा। और बात करने में सिद्धार्थ ने सब चीज़ के लिए मना कर दिया, इसलिए सपना थोड़ी बुझी हुई सी थी। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। सपना ने आश्चर्य होकर उसकी तरफ देखा और बोली, यह तुम मुझे अब बता रहे हो? सिद्धार्थ ने भी कंधे उचका दिए। हाँ, तो पहले बताने का क्या फ़ायदा था? क्या तुम परीक्षा छोड़कर चल देती? सपना मुस्कुराकर उसकी बाहों में सिमट गई। घर पहुंचकर दोनों घरों में शादी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से होने लगी। साथ में कपड़े खरीदना, एक दूसरे की पसंद से, फिर अंगूठी, फिर ज्वेलरी, सब कुछ साथ साथ होता। अक्सर दोनों परिवार साथ में ही खाना भी खा लिया करते थे। इतनी तैयारियों को देखकर आखिर दादी माँ ने कह दिया, जब सब कुछ साथ साथ हो रहा है तो शादी भी एक ही जगह से कर लो ना, अलग अलग करने का क्या फ़ायदा। और ये बात दोनों परिवारों को जच गई। फिर तो एक बड़े होटल में दोनों परिवार एक साथ आ गए, जहाँ एक तरफ लड़की वाले और एक तरफ लड़के वाले ठहर गए। शादी की रस्मों के बीच हल्दी, संगीत, मेहंदी, लोगों की नज़रों से बचते बचाते एक दूसरे को हल्दी लगाना हो या प्यार मनुहार से एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगवाने की सिफारिश करना। जहाँ सिद्धार्थ सपना के हाथों में अपने नाम की मेहंदी देखकर खुश था, वही सपना के इसरार पर सिद्धार्थ ने भी 2 बूटे अपनी हथेली पर लगवा लिए थे। संगीत की रात में सभी जोड़ों ने धमाल मचा दिया था और स्पेशली हमारे इस जोड़े ने। संध्या और सीरीज़ की नई नई शादी हुई थी, जिससे उन दोनों के चेहरे की चमक अलग ही थी और उनके डांस के परफॉर्मेंस ने लोगों के दिलों में हलचल मचा दी थी। संध्या खुश थी अपनी दोस्त के लिए, वहीं सपना भी संध्या की गालों की लालिमा और उसकी आंखों की शरारत देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। दिन बीतने के साथ साथ आखिर शादी की रस्में भी हो गईं और सपना आज एक दुल्हन के लिबास में गजब ढा रही थी। जयमाल के लिए आती हुई सपना को देखकर सिद्धार्थ जैसे अपनी जगह पर जम गया था। तभी पीछे से आकर संध्या बोली, जीजा जी होश में आइए, अभी तो जलवे दिखने शुरू हुए हैं। और सिद्धार्थ हंस पड़ा। जयमाल, खाना पीना और रात गहराने के साथ साथ पिया के घर जाना और बाबुल की देरी छूटना, ये सब जैसे यंत्र चलित सा होने लगा। सपना जहाँ एक और बहुत खुश थी कि आज उसने अपना स्वयंवर कर लिया, वहीं एक और बहुत दुखी भी थी कि आज उसे अपने माँ, पापा, दादी और अपना घर छोड़कर जाना था। लेकिन वह जानती थी ये संसार की रीत है और वह खुश थी और उसकी खुशी उसकी आंखों और उसका चेहरा बता रहा था। आंखें भीगी हुई थीं, चेहरा चमक रहा था। जहाँ विदाई के वक्त जब पलटकर उसने अपने माँ, पापा, दादी को गले लगाया तो सभी की आंखों से अब तक रोके गए आंसू अपनी सीमाओं से भाग चले।
थोड़ी देर बाद राजेश जी ने सिद्धार्थ के हाथों में सपना का हाथ दिया और कहा, अब तो तुम्हारा स्वयंवर हुआ या अभी अरेंज मैरिज ही है। सपना खिलखिला उठी, स्वयंवर कम अरेंज मैरिज है ये। फिर सिद्धार्थ के साथ अपने कदम बढ़ा दिए।